Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Life Process. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. इससे पहले वाला लेक्चर 5 मिनट का लेक्चर था जिसमें मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपको बनाने को दिया था. अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी चीजों को याद करने में. मैं याद करके रट के कॉपी नहीं कर सकता, मेरे को नहीं आता. मेरे को समझा दो, मैं उसे अपनी लैंग्वेज में लिखाऊंगा. दिस इज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट आई एम. तो अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में आता है तो बस ये याद रख लेना कि आपको सबसे पहले इन सब बंदों के बारे में बात करनी है. इन सब बंदों के बारे में बात करनी है. और अगर आप लोग मेरे साथ हो तो डायग्राम अपने सामने बना के रख लेना. सबसे पहले हिंदी में एयर एंटर्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू नोज. देयर आर टू nostrils through which air enters the nose, and as soon as the air enters the nose, the hair, जो छोटे छोटे बाल होते हैं, they entrap the dust particles. जो भी एयर में impurity है, मिट्टी है, डर्ट है, उसको नाक के अंदर जो बाल होते हैं, they act as a filter. Now the clean air goes through this mucus. अब ये जो mucus है, it warms and moistens the air. It warms and moistens the air. गर्म करती है और गीला करती है. सूखी हवा होगी तो वो गले के अंदर जाएगी नहीं, अजीब सा फील होगा. वार्म्स एंड मॉइस्चर्स द एयर एंड टेक्स द एयर थ्रू nasal passage into windpipe called trachea. ट्रैकिया बोल दिया मैंने. 1 2 3 4 5. Now the trachea is covered with rings of bones called cartilages so that it never collapses even if there is no air inside trachea. Now the trachea has two subdivisions called bronchus. Called क्या बेटा? Bronchus. एक left lung में जा रहा है और एक right lung में जा रहा है. Bronchus is further divided into small branches called bronchioles. And the last extension, bronchioles की जो last वाली branch है, that is called alveoli. They are tiny air sacs. They are tiny एयर सैक्स. एयर सैक्स मतलब गुब्बारे जो फूलते हैं, बंद होते हैं, पूरी तरह फूलते नहीं, पूरी तरह बंद नहीं होते, ऐसे ऐसे रहते हैं. दे हैव वेरी थिन वॉल्स, बहुत पतली होती हैं. सेकंड, रिचली सप्लाइड विद ब्लड. ब्लड बहुत होता है. एंड दे आर मिलियंस इन नंबर. एक दो नहीं है, लाखों में है. सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. अब आपको इंग्लिश में बस ये लिख देना, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ. अब मैं इसके थोड़े से पॉइंट्स वाइज लिखवाऊंगा. अभी इसी प्यारे से पेज को और बहुत गंदा कर दूंगा. सबसे पहले द ह्यूमन, ये आवर नोज. ओके 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 ओके. मैं अभी देख रहा हूं ये भी हो गया. अब ठीक है. अब द एयर फॉर respiration is drawn into our body through, ध्यान दीजिएगा गाइस, nostrils. nostrils 2 होती हैं. nostrils present in the nose, present in the nose. The air then goes to nasal passage. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा. जबरदस्ती नहीं बोल रहा. आई एम नॉट सेइंग ओके बेटा यू गॉट इट, ओके बेटा यू गॉट इट. आई होप यू आर गेटिंग इट. आगे, इनटू द नेसल पैसेज. ये पॉइंट ना भी लिखो, अब जो मैं लिख रहा हूं तो चलेगा. द नेसल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम माउथ कैविटी. माउथ कैविटी को ब्यूकल कैविटी भी बोलते हैं.
by a hard bony box या plate, bony plate called, क्या बोलते हैं उसे, बाय हार्ड बोनी प्लेट कॉल्ड, उसका कोई नाम नहीं है। आगे चलते हैं। अब द nasal passage is linked with a, पहला हेयर, हेयर का काम क्या होता है, दे entrap any dust coming along with air, and b mucus, it warms and moistens the air for easy passage, for easy passage, ये याद रख लेना। एंड द पार्ट ऑफ थ्रोट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, द पार्ट ऑफ थ्रोट between mouth, between mouth and windpipe is called, pharynx बोलते हैं, अलग अलग टीचर इसको अलग अलग तरीके से RYNX pharynx बोलते हैं। फ्रॉम द nasal passage, from the nasal passage, अब सबको पता है, ये हो गया, 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 एयर enters into pharynx and then into windpipe, और windpipe को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, द ट्रैकिया इज अ ट्यूब कॉमनली नोन एज windpipe, द एयर कमिंग फ्रॉम द nostrils ड्यूरिंग ब्रीदिंग passes through ट्रैकिया। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ट्रैकिया do not collapses even if there is no air inside it, even if there is no air inside it, because no air inside it, because it is surrounded by, ये वर्ड जरा लिख लेना, rings of soft bones called cartilage। जैसे रावण, खपच्ची वाला रावण होता है ना, वो ऐसे पूरा रावण का मूर्ति बनी होती है और उसमें वो खपच्चियां जो पतली पतली होती हैं, वैसे ही एक ट्रैकिया होता है, ये याद रख लेना। ट्रैकिया के बारे में बता दिया। द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया, द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया, द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया थोड़ा सा हैज अ वॉइस बॉक्स, जिसको बोलते हैं लैरिंक्स, ये याद रख लेना। द ट्रैकिया, अब आगे, द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक, गर्दन से नीचे तक जाता है, रन डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इट इनटू, एंड divides into two smaller tubes, two smaller tubes। बस इसमें ना ये बताया जा रहा है कि एयर कॉल्ड, उन दोनों ट्यूब को क्या बोलते हैं,
ब्रोंकस, ब्रोंकस की आगे डिवीजन होंगी। आगे वो बोल रहा है द टू ब्रोंकी आर कनेक्ट, वो ठीक है, टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी, BRONCHI भी बोल सकते हैं। ब्रोंकी एट इट्स लोअर लैंड, ये सब ये सारा दे रखा है। मस्कुलर पार्टीशन, ये हाँ। आगे वो क्या बोल रहा है, दी टू ब्रोंकी आर कनेक्टेड टू टू लंग्स, दी टू ब्रोंकी आर कनेक्टेड टू टू लंग्स, एक लेफ्ट वाले पे और एक राइट वाले पे। द पार्टीशन, और ये थोड़ा सा फिर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, दी लंग्स lie in the chest cavity, ये वर्ड ध्यान से देख लेना, द लंग lie in the chest cavity। और एक और वर्ड भी इसके लिए बोलते हैं, thoracic, thoracic, THOR, कहाँ वर्ड चला गया, THORACIC, thoracic cavity, स्पेलिंग सही लिखे थे, थोड़ा सा घबरा रहा था। अब which is separated from abdominal, abdominal cavity, पेट से अलग होता है, by a muscle called, ये मेरे बच्चों को पता होना चाहिए मुझसे पहले, डायफ्राम। अगर ये ब्लैक वाला नहीं भी लिखोगे ना तो चल जाएगा, ये पूरा पैराग्राफ मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूं कि उसकी नोट मेकिंग करा रहा हूं एक तरीके से। तो अब क्या होता है, द लंग्स आर कवर्ड, ये वाली चीज मैंने नहीं बताई थी, दी लंग्स आर कवर्ड विद टू layers of protective membrane called, ये याद रख लेना, ये मैंने कहीं मेंशन नहीं किया था, PLUERA, इसे प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा इंपॉर्टेंट है, PLEUUERA, PLUERA, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, PLEURA, इसे प्लूरा बोलते हैं। इट कवर्स द लंग्स एंड प्रोटेक्ट्स इट, बस इतना। उसके बाद अब क्या आता है, ईच ब्रोंकस, फिर वही आगे बोलेगा, ईच, दो ब्रोंकस थे, ब्रोंकस इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड, ध्यान दे लीजिएगा, ब्रोंकी होल्स बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकी होल्स, एंड द स्मॉलेस्ट ब्रोंकी होल is ALVEOLI, is called alveoli. Smallest bronchiole is alveoli. Alveoli हवा के गुब्बारे होते हैं, ये याद रख लेना। The pouch bronchioles, the smallest bronchiole, they are tiny air sacs, हवा के गुब्बारे, present at the end of every bronchi hole. They are responsible for exchange of gases in the body with blood। ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, द वॉल्स of ALVEOLI
are very thin for easy diffusion. वो ये पूछ सकते हैं why are the walls of alveoli very thin? तो walls of alveoli are very thin because and जितनी पतली walls होगी उसमें से अंदर आना और बाहर जाना easy हो जाता है. It is the alveoli through which the gaseous exchange takes place. The human beings have been designed to maximize the exchange of gas as follows. There are millions of alveoli in the lungs. ये वाला बात मैंने बताया हुआ है. There are millions of alveoli in the lungs. लाखों है, लाखों. आगे वो बोल रखा है जिससे which increase the effective surface area of absorption of air. एयर का एक्सचेंज बड़ा फास्ट हो जाता है. ये याद रख लेना, इस चीज को याद रख लेना. देयर आर अबाउट 80 स्क्वायर मीटर. इतना एरिया है, 80 मीटर स्क्वायर बहुत एरिया हो जाता है. अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर स्क्वायर एक एवरेज एल्वेलाई का एरिया इन्होंने देखा हुआ है. व्हेन वी ब्रीथ इन द मसल्स ऑफ द, ये सब आपको बता रखा है. तो इसमें कुछ भी नहीं है. द कार्बन डाइऑक्साइड भी बता रखा है. दिस इज हाउ एंड थ्रू those alveoli the oxygen is transported to blood and carbon dioxide is taken out of blood through easy diffusion and breathing exercise. जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन आ जाती है, ब्रीद आउट में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है. रिक्वेस्ट है कि एक बार तो ये सारा लिख लेना, एक बार सारा लिख लेना, फिर उसके बाद फर्स्ट पेज का ब्लू ब्लू और सेकंड पेज का सारा एक बार लिख लेना. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आमतौर पे पूरा आता नहीं है, पूरा आता नहीं है, बट इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी है, वो भी देख लेना. और एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ ब्रीदिंग. आमतौर पे दो रेट ऑफ ब्रीदिंग होते हैं. एक नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग. नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है दैट इज 15 टू 18 टाइम्स पर मिनट. आमतौर पे एक इंसान 15 से 18 बार ब्रीद करता है एक मिनट में. हाँ, दिस रेट increases during vigorous physical और mental exercise. समझो, तुम कुछ गलत कर रहे हो और सामने से प्रिंसिपल मैम आ जाए तो एकदम दिल की धड़कनें धक 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 बढ़ जाती है. इसमें फिजिकल कुछ नहीं है, मेंटल है. जब हम स्ट्रेस ले लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है. क्यों, ये क्यों चाहिए होता है? रेट इसलिए बढ़ता है ताकि उस समय बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए. ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन लाओ ताकि ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए. और सम मेडिकल प्रॉब्लम, आमतौर पे आप आराम से बैठे और आपकी एकदम सांसें फूलने लग जाए तो इमीडिएटली आप भी घबरा जाओगे और आपके घर वाले भी घबरा जाएंगे. ये बात याद रख लेना. अब जरा एक मिनट के लिए समझना. एक मिनट. जो ब्लड है ना, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है. आपने 9th में थोड़ा सा पढ़ा होगा. ब्लड के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं. ब्लड का एक डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट. ब्लड का एक डिपार्टमेंट है फायर डिपार्टमेंट. ब्लड का एक डिपार्टमेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट. और ब्लड का एक डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. अब आप प्लीज मेरी बात समझना. ब्लड के अंदर अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो पुलिस के पास जाओगे. कहीं आग लग गई है या आग बुझानी है तो फायर वालों के पास जाओगे. भगवान ना करे तबियत खराब हो गई है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है तो मेडिकल वालों के पास जाओगे. और अगर बिजली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास जाओगे. वैसे ही ब्लड
के अंदर पहला जो डिपार्टमेंट होता है दैट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इसको HB बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आयरन, ये याद रख लेना। इसका रोल जो होता है, इसका रोल होता है ऑक्सीजन को लेना है, हेमोग्लोबिन को, और बना लेना है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और अब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बॉडी के एक एक सेल तक जाएगी, ये बात याद रख लेना। ये बॉडी के एक एक सेल तक जाएगी और उनको ऑक्सीजन दे देगी और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। बेटा एक मिनट मेरी प्लीज बात समझना, एक मिनट समझना। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, मैंने केमिकल रिएक्शंस में कराया था बैलेंसिंग। अब क्या है, इस समय अगर आपको, मेरे पास आईफोन है 11 12 जो भी होता है, इस समय आपको बेस्ट फोन मिल जाए, मैकबुक मिल जाए, और आपको डेली की पॉकेट मनी मिल जाए 2000 रुपए, 2000 रुपए पर डे मिल जाए, 2000 रुपए पर डे। आपके कमरे में एसी लगाओ फर्स्ट क्लास, आपके रूम के बाहर स्विमिंग पूल हो, आपसे कोई नहीं पूछे कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है, नोबडी इज आस्किंग यू अबाउट एनीथिंग। तो साल भर बाद आपकी क्या कंडीशन होगी, प्लीज इस चीज को समझना। साल भर बाद आपकी कंडीशन अप होगी या डाउन होगी, आप खुद जानते हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। वहीं पर हेमोग्लोबिन का भी एक बुरी आदत होती है हेमोग्लोबिन की, इट हैज मोर एफिनिटी अट्रैक्शन 20 टाइम्स टूवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसको कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई तो ये उसकी तरफ 20 गुना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, ये उसकी तरफ 20 गुना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा और जाकर स्यापा मचा लेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ अगर कंबाइन हो गई, हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन अगर हो जाएगी तो बन जाएगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जो खुद में ही पॉइजनस होता है, ये याद रख लेना। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। जब आपकी बॉडी में ये जाएगा तो आपको डिजीनेस होगी, और जाएगा हेडेक होगा, और जाएगा नौजिया होगा, उल्टी आने का मन करेगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में और जाती रही तो आप अनकॉन्शियस हो जाओगे। और अनकॉन्शियस की स्पेलिंग एक बार देख लेना, अगर और कार्बन मोनोऑक्साइड चली गई तो ये हो जाएगा जी, जय माता दी, नमस्ते, सीधे आप भगवान के चरणों में ही अब आपकी आंखें खुलेंगी। ये बात याद रख लेना। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कई लोग रात को कोयला, सर्दी में कोयला जलाकर सो जाते हैं, और कोयला जलाकर सोने के बाद रात को उनकी तबीयत खराब होने लगती है, सर दर्द होता है, अजीब अजीब सा लगता है, तो कहते हैं चल सुबह उठ के देखेंगे। और जब सुबह उठते हैं तो सामने माता शेरावाली उनके सामने खड़ी होती है, दे एंड अप डाइंग। दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसको और डिटेल में हम और चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है। प्लस कुछ बच्चे जो आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते, उनकी बॉडी में आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हेमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से ये बसेस नहीं बन पाती। ऑक्सीजन लेते तो हैं बट हर सेल तक सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं बन पाती, उससे उनको एक बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अनीमिया। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो थोड़ा सा याद रख लेना, बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। ब्लड के बाकी 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं WBC, इनको बोलते हैं RBC रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं प्लेट
लेट्स और एक होते हैं, मैं क्यों भूल रहा हूं, हे भगवान, प्लाज्मा। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, सबका अपना रोल होता है। आरबीसी का मेन कंपोनेंट होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट होता है आयरन। इसका रोल मैंने आपको बता दिया, बट इसको एक बुरी आदत होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज्यादा ज्यादा वो हो जाता है यहाँ आने के बाद। अब हमारा न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाकर खत्म होता है। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, या फिर आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।